Here we are starting with October November 2023, पेपर 3 वेरिएंट 1। इसका वेरिएंट 2 हम कर चुके हैं ऑलरेडी। MCQ number 1, economists normally assume the marginal utility from consuming additional goods is positive and diminishing. What is the effect on the total satisfaction? So total utility of consuming extra units of the good। अगर मैं एक गुड की कंजम्पशन को बढ़ाता हूँ तो उससे TU के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, आप सुनना जरा गौर से। वही 4 स्टेप्स हैं जो कि मैंने पिछले पेपर में भी आपको लिखवाए थे, मैं वापस लिखवा रहा हूँ जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग पर्पसेस। तो मार्जिनल यूटिलिटी जब मैक्सिमम पे होता है तो TU राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। जब मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होना शुरू हो जाता है विच इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो उस टाइम पे TU अभी भी बढ़ रहा होता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका जीरो हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी एट इट्स मैक्सिमम। और सबसे लास्ट स्टेप जो आपका होता है वो क्या होता है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी विल फॉल। ठीक है, तो ये स्टेप्स आप याद रखोगे, आपसे कभी गलती नहीं होगी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द टोटल यूटिलिटी? अब ये कह रहा है यूनिट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, टोटल सेटिस्फैक्शन फॉल्स एट अ डिक्रीजिंग रेट। TU जब तक फॉल नहीं होता जब तक MU नेगेटिव ना हो, तो MU नेगेटिव यहाँ पर नहीं है, इसने पॉजिटिव का बोला हुआ है। टोटल सेटिस्फैक्शन फॉल्स एट एन इंक्रीजिंग रेट, तो फॉल अगेन नहीं हो रहा है, इट राइजेस। अब जाहिर है जब यूनिट्स बढ़ रहे होंगे तो MU कम हो रहा होगा, MU कम हो रहा होगा तो TU अभी भी बढ़ रहा होगा, बट जिस रेट से बढ़ रहा होगा वो रेट अब क्या होगा, कम होगा। तो सी इज द राइट आंसर, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, a budget line B, तो ओरिजिनल बजट लाइन ना B है, which shows the combinations of two words consumer can obtain within a fixed income of $60। Y $1 का है, X $2 का है। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा बजट लाइन है। ठीक है, अब आप नोट करो, यहाँ पर इसने मुझे 60 दिया हुआ है। अब ये 60 कैसे आया होगा? भाई मेरी इनकम $60 है, सही है, मेरी इनकम $60 है, गुड वाई जो है वो $1 का है, तो मैं मैक्सिमम कितने गुड्स खरीद सकता हूँ? 60। तो दिस शोज कि अगर मैं अपनी सारी इनकम गुड वाई पे लगा दूंगा तो मैक्सिमम इतने खरीद सकता हूँ। और ये जो 30 है, 30 का क्या मतलब है? मेरी इनकम $60 है, गुड एक्स करेंटली $2 का है, तो अगर मैं अपनी पूरी इनकम गुड एक्स पे लगा दूंगा तो मैक्सिमम 30 खरीद सकता हूँ। अब ये मुझे कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस टू $3 व्हाट विल बी द न्यू बजट लाइन। अगर गुड एक्स अब $3 का हो जाएगा ना तो मेरी इनकम $60 है, अगर ये $3 का हो जाएगा तो मैं मैक्सिमम कितने गुड एक्स अब खरीद सकता हूँ? 20। तो मैक्सिमम गुड एक्स अब 20 हो जाएंगे, तो बजट लाइन मेरी B2 हो जाएगी। सही है, तो B2 देखो, B2, तो ये मेरी बजट लाइन है, तो माई न्यू बजट लाइन विल बी B2, तो B आंसर होगा। सही है, क्लियर है, तो टेंशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, विच मार्केट स्ट्रक्चर आर कंटेस्टेबल? कंटेस्टेबिलिटी क्या होती है? कंटेस्टेबल मार्केट्स का मतलब, अब एज अ स्टूडेंट आपको यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो कंटेस्टेबल का मतलब क्या होता है? कंटेस्टेबल का मतलब ये होता है कि द थ्रेट, सही है, द पोटेंशियल थ्रेट ऑफ कंपटीशन, सही है, पोटेंशियल थ्रेट ऑफ कंपटीशन। जब पोटेंशियल थ्रेट ऑफ कंपटीशन की वजह से आप अपनी प्राइजेस और आउटपुट वगैरह चेंज करते हो ना, तो दिस इज कंटेस्टेबिलिटी। देखो कंटेस्टेबिलिटी का मतलब ऐसे कंपटीशन होता है, तो कंटेस्टेबिलिटी ना हर मार्केट स्ट्रक्चर में होती है जहां तक देखा जाए। परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी की अजम्पशंस क्या हैं? परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी की अजम्पशन ये होती है कि भाई सम कॉस्ट जीरो है, सही है, फ्री, नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट है। मतलब जनरली कंटेस्टेबल मार्केट 3 चीजों पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल कंपटीशन के ऊपर, लो एंट्री एंड एग्जिट, सही है, बैरियर्स, और हिट एंड रन मार्केट, सही है। परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी क्या होती है? परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी मैंने आपको सिखाई थी। परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी का मतलब होता है जब आपकी सम कॉस्ट जो है ना वो जीरो हो जाती है, सही है। सम कॉस्ट जीरो होने का मतलब क्या होता है कि भाई मार्केट में आप अगर आ रहे हो ना तो ऐसी कोई कॉस्ट नहीं है जो कि आपको वापस नहीं मिलेगी। जैसे सम कॉस्ट वो होती है ना जो इररिलेवेंट कॉस्ट होती है, मतलब जो गई तो गई एक बार, जैसे रिसर्च कॉस्ट है सम कॉस्ट। अब अगर रिसर्च कॉस्ट जीरो है तो एंट्री का मतलब एंट्री जीरो हो गई ना, फ्री एंट्री है, सही है। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए ना, नॉर्मली प्योर मोनोपोली में परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी होती है नॉर्मली।
मतलब नॉर्मली जब परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी होती है ना, नॉर्मली जब परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी होती है तो उस केस में एक मोनोपोली भी मोनोपोली की तरह एक्ट नहीं करता, कहना ये चाह रहा हूँ। जब परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है ना, तो एक मोनोपोली भी मोनोपोली की तरह बिहेव नहीं करता। पर इस सवाल का मसला बताऊं कि वैसे कंटेस्टेबिलिटी हर मार्केट स्ट्रक्चर में होती है जनरली अगर देखा जाए, पर प्योर मोनोपोली में सबसे अनलाइकली है कंटेस्टेबिलिटी। परफेक्ट कंपटीशन में ज्यादा होगी, मोनोपोलिस्टिक में उससे थोड़ी कम होगी, ओलिगोपोली में उससे भी थोड़ी कम होगी, और प्योर मोनोपोली में बहुत कम चांसेस होंगे कंटेस्टेबिलिटी के। तो अगर यहाँ पर वो तीनों यस भी करता तो मेरे हिसाब से वो आंसर हो जाता, पर ये क्योंकि कंटेस्टेबल कह रहा है, इसने स्पेसिफिकली एक्सट्रीम केस के ऊपर ये नहीं गया है। अब परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो वैसे ही जनरली कंपटीशन ज्यादा होता है, सही है, तो वहां तो कंटेस्टेबिलिटी होनी ही होनी है। सही है, यस यस। पर क्योंकि मेरे आंसर यहाँ पर मैच करेंगे इस तरीके से, तो मैं डी कर रहा हूँ। अब जाहिर है उसने परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी कुछ हिंट नहीं दी हुई, तो ऐसा अगर क्वेश्चन है ना तो फिर आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोलिस्ट भी जाना। पर ऐसा क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है जहाँ पर उसने पूछा था कि भाई कंटेस्टेबल मार्केट स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। तो कंटेस्टेबिलिटी हर मार्केट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकती है। अगर वो शायद प्योर मोनोपोली की जगह सिर्फ मोनोपोली लिख देता तो शायद ये यस का भी ऑप्शन हमें देता और फिर आंसर डी होता। ठीक है, क्योंकि एक सवाल आया है मुझे अच्छे से याद है, उसमें सवाल यही था कि भाई बताओ कौन कौन से मार्केट स्ट्रक्चर कंटेस्टेबल होते हैं, तो एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स लिखे हुए थे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, तो फिर वो आंसर था। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस सवाल के बारे में, जो जो बातें भी बताई हैं। ठीक है, अजम्पशंस वगैरह ये सारी आपको ऑलरेडी पता है, मेरे उस फाइल में भी लिखी हुई है, मार्केट स्ट्रक्चर मोनोपोली वाली फाइल में शायद, ठीक है, तो वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4। The diagram shows the long run average cost LRAC and three short run average cost curves। ठीक है, तो LRAC और short run average cost curve। अच्छा, एक लॉजिक आपको याद होनी चाहिए, पहले ये पढ़ लेते हैं सवाल पूरा। फॉर एन इंडिविजुअल फर्म ईच शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट रिप्रेजेंट्स अ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि बहुत बेसिक सी बात है। सही है, मैं कह रहा हूँ कि मोनोपली, प्योर मोनोपली में देखो, कंटेस्टेबिलिटी में क्या होता है कि एक फर्म ना वो नॉर्मली एक्ट नहीं करती, वो अपनी प्राइजेस कम कर देती है। तो मैंने बोला प्योर मोनोपली में परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी नहीं होती। अगर परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशन आ गई तो एक प्योर मोनोपोली भी मोनोपोली की तरह एक्ट नहीं करती है, ये कहना चाह रहा था, तो मैंने उल्टा बोला है। सही है। अच्छा, अच्छा, ये दो कर्व्स में अब फर्क किया है, देखो ये एस आर ए सी है, ये एल आर ए सी। अब आप बोलोगे सर इनके शेप तो सेम है, पर लॉजिक की गेम है सारी। शॉर्ट रन का मतलब है ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एक्सेप्ट वन। एल आर ए सी का मतलब है ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। एल आर ए सी जिस लॉजिक से बनता है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। सही है, बट एस आर ए सी जिस लॉजिक से बनता है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। सही है, डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स, तो लॉ ऑफ डीएमआर होता है ये। ठीक है, एक और मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखाई थी यहाँ पे, ये जो फॉलिंग सेगमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब ही लार्ज स्केल होता है, एंड दिस लीड्स टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये जो राइजिंग पार्ट होता है ये क्या होता है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, एंड दिस लीड्स टू दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा, अब इसमें जो फॉलिंग पार्ट होता है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है। मैंने सिर्फ एक वर्ड नहीं डाला, दैट इज टू स्केल। टू स्केल का मतलब भी हर चीज चेंज कर देता है, क्योंकि स्केल का मतलब ही लार्ज स्केल है, और ये राइजिंग पार्ट डिक्रीजिंग रिटर्न्स है। तो मैंने टू स्केल्स नहीं लिखा हुआ है, तो देखो टू स्केल का वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू स्केल का वर्ड ही शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफरेंशिएट करे, जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। स्केल का मतलब ही लार्ज स्केल होता है। अब देखते हैं मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ चुका है। आप आगे जाओगे आपको पता चल जाएगा मैं क्यों बता रहा हूँ। बिटवीन लेवल्स ऑफ आउटपुट ओ एल एंड ओ एम, तो मैं एल और एम के बीच में क्या हो रहा है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट और फॉलिंग ऑब्वियसली, क्योंकि जब आपका आउटपुट बढ़ता है आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा यूनिट्स में फैलती है, पर यूनिट की एवरेज फिक्स कॉस्ट, पर यूनिट की फिक्स कॉस्ट कम होती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर बीइंग एक्सपीरियंस्ड, यस, बिकॉज एलआरएसी पे देखो डाउनवर्ड मूवमेंट आ रही है। एलआरएसी पे डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज ऑपरेटिव, यस, क्योंकि आप देख लो कि मेरा ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। सही है, देर आर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, नो, क्योंकि डिक्रीजिंग टू स्केल्स का मतलब है एलआरएसी बढ़ रहा है, तो दिस सेगमेंट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सही है, क्लियर है कोई मसला? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। Which combination of reactions by rivals results in a king demand curve for oligopolies when a price is changed? अच्छा भाई, किंग डिमांड कर्व बना लेते हैं। दिस इज द किंग डिमांड कर्व।
दिस इज द पॉइंट ऑफ किंग, सही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ किंग। जब मैं प्राइस राइज करूंगा ना, जब मैं प्राइस राइज करूंगा, नो वन विल फॉलो मी, पर जब मैं प्राइस फॉल करूंगा, एवरी वन विल फॉलो मी। तो प्राइस राइज पे मुझे कोई फॉलो नहीं करेगा, प्राइस फॉल पे मुझे सब फॉलो करेंगे। याद है ना पूरी लॉजिक मैंने आपको सिखाई थी, इसका इन इलास्टिक डिमांड का पूरा बनता है, इसका इलास्टिक बनता है, तो पहले मैं यहाँ टकरा जाता हूँ, इसमें मैं पहले यहाँ टकरा जाता हूँ। तो इलास्टिक पोर्शन जो है वो फर्म का होता है, इन इलास्टिक पोर्शन जो है वो पूरा अगर देखा जाए तो किसका होता है, इंडस्ट्री का होता है। तो जब प्राइस बढ़ती है तो फर्म के डिमांड कर्व पे टकराता हूँ, इसका मतलब फर्म को किसी ने फॉलो नहीं करा। जब प्राइस कम करता हूँ तो इन इलास्टिक वाले सेगमेंट में टकराता हूँ, इसका मतलब इंडस्ट्री के हर बंदे ने मुझे फॉलो कर लिया। तो हमेशा याद रखना, आपकी प्राइस राइज कोई कॉपी नहीं करेगा, सही है, आपकी प्राइस राइज जो है ना वो कोई भी कॉपी नहीं करेगा, सही है। आपकी प्राइस राइज को वो इग्नोर करेंगे और प्राइस फॉल को कॉपी करेंगे, तो सी इज द राइट आंसर, सही है। तो मसला, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द की कंडीशन फॉर इफेक्टिव प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट, रीजन नॉट एसोसिएटेड टू कॉस्ट, इट डिपेंड्स ऑन पीईडी, द प्रोडक्ट कैन नॉट बी रीसोल्ड टू अनदर कंज्यूमर, दिस इज द राइट डेफिनेशन, मोस्ट की कंडीशन। द प्रोडक्ट मस्ट बी इनइलास्टिक, इट इज नॉट नेसेसरी इट कैन बी इलास्टिक, डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट ही है, इनइलास्टिक होगी तो प्राइस बढ़ाओगे, इलास्टिक होगी तो कम करोगे, ठीक है। द प्रॉफिट्स फ्रॉम वन मार्केट कैन बी यूज्ड टू सब्सिडाइज अदर मार्केट, यूजलेस, देयर आर लो बैरियर्स टू एंट्री इन द मार्केट, सही है। तो 6 का आंसर है, क्योंकि अगर कस्टमर रीच, ऐसा ना हो कि भाई मैंने एक मार्केट से प्रोडक्ट खरीदा जहाँ पर इनइलास्टिक डिमांड है और मैंने सस्ते में दूसरी मार्केट में बेच दिया, तो ऐसी तो डिस्क्रिमिनेशन का फायदा ही नहीं है, तो 6 का आंसर है। 7, which combination of cost conditions is most likely to act as a barrier to entry to a new firm wanting to join an industry। अब एक नई फर्म के लिए बैरियर क्या क्या होगा, फिक्स कॉस्ट इज द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए, मिनिमम एफिशिएंट टू स्केल ज्यादा होना चाहिए, एक हायर आउटपुट के लेवल पे अगर आपकी कॉस्ट, एमईएस क्या होता है, जिधर आपकी कॉस्ट सबसे लोएस्ट होती है, अगर एक बहुत बड़े आउटपुट पे जाके आपकी कॉस्ट लोएस्ट हो रही है ना, तो दिस इज अ बिग बैरियर टू एंट्री, लेवल ऑफ सम कॉस्ट शुड बी हाई, तो हाई, 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 तो ये आंसर सही है। तो बैरियर्स टू एंट्री है, पैसा चाहिए, सही है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज द डायनेमिक एफिशिएंसी रिप्रेजेंटेड ऑन अ डायग्राम। तो डायनेमिक एफिशिएंसी क्या होती है, व्हेन अ फर्म इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसकी एलआरएसी नीचे शिफ्ट हो जाती है, अ डाउनवर्ड शिफ्ट इन एलआरएसी, ठीक है, मतलब एलआरएसी जो है वो नीचे आ जाता है, बड़ा बेसिक सा ग्राफ बना रहा हूँ, सही है, ठीक है, तो नीचे शिफ्ट हो जाता है। A downward move to the minimum point of the long run average cost. This is economies of scale. A move from a point inside a PPC to a point on it. ये तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। अच्छा, अगर उसको हम इस तरीके से भी देखें, सॉरी मैं उस पर आ गया, अगर हम उसको उस तरीके से देखें तो पॉइंट इनसाइड से, जब आप पॉइंट इनसाइड से ऑन द पीपीसी जाते हो ना, तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी बढ़ रही होती है और एलोकेटिव एफिशिएंसी भी बढ़ रही होती है, सही है। तो दोनों एफिशिएंसी बढ़ रही होती है, तो बेसिकली आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ रही होती है, डायनेमिक एफिशिएंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होता। A reduction in marginal revenue so that it equals marginal cost, तो ये तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट होगा, तो 8 का आंसर भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सिटी काउंसिल इज कंसिडरिंग बिल्डिंग अ पैसेंजर टर्मिनल एट इट्स पोर्ट सो दैट द सिटी कैन बेनिफिट फ्रॉम लार्ज क्रूज शिप्स दैट कुड then dock there. It undertakes a cost benefit analysis. What would be included as an external cost in the city's council benefit analysis? The cost of a ticket for a passenger, this is a private cost, the cost of fuel, private cost, the cost paid by cruise ships, private cost, डी आंसर होगा। द कॉस्ट ऑफ अ फिशिंग फ्लीट ऑफ रीलोकेटिंग द अनदर पोर्ट, इनकी वजह से किसी और को खर्चा हो रहा है और उसको उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, क्रूज के पैसेंजर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है इनका, फिशर्स का, तो इनकी बैंड बच जाएगी, तो 9 का आंसर इज डी, थर्ड पार्टी कॉस्ट, दे आर नॉट इन्वॉल्वड इन एनीथिंग बट दे स्टिल हैव टू बेयर दिस कॉस्ट एंड नो कॉम्पनसेशन इज बीइंग पेड टू देम। Question number 10, some multinational oil companies extracting oil in developing countries are now required to repair the damage they do to the environment, obviously, ठीक है, वो जो पूरी जगह खराब कर देते हैं उसकी कॉस्ट अब बेयर करनी है। What best describes the total cost incurred by the oil companies in such circumstances? सिर्फ एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं होंगी, प्राइवेट एक्सटर्नल कॉस्ट दोनों होंगी, विच इक्वल सोशल कॉस्ट, तो ये दोनों गलत स्टेटमेंट है। मेजोरिटी बच्चे इसको ये कर देंगे, पर उसकी अपनी भी तो कॉस्ट होगी ना जब वो उसको साफ वगैरह करेगा, फिर तो 10 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेटमेंट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट फेलियर, नॉट,
Government intervention leading to a less efficient allocation of resources, it is the market, it is a government failure. Government intervention leading to a net loss of economic welfare, this is also a government failure. Government intervention leading to an increase in consumer surplus, this is a benefit. Government intervention leading to social costs exceeding social benefits, which results in external costs, so this is also a government failure. 11 का आंसर will be C. ठीक है, 2023 के पेपर बहुत आसान है यार, पुराने पेपर ज्यादा करो, 2023 के तो करना ही है, पुराने करो, पुराने बहुत टेक्निकल पेपर होते हैं, और वो एमसीक्यू बुकलेट वाली चीज जो मैंने आपको बोली थी वो भी लाजमी करनी। Question number 12, the diagram shows the demand and supply of labor. The government announces a minimum wage of W1. Which area represents the increase in the economic rent of workers who will continue to be employed at minimum wage? ठीक है, तो अगर हम देखें तो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो ये येलो वाला जो एरिया है ना, मिनिमम वेज को इग्नोर करो अभी, ये इकोनॉमिक रेंट है, तो ये येलो वाला एरिया इकोनॉमिक रेंट, और जो इसके नीचे वाला एरिया होता है ना सप्लाई करके, यही होता है ना, नीचे वाला एरिया ट्रांसफर रेंटिंग होता है, उल्टा तो नहीं कर रहा मैं, यही ब्लू वाला एरिया ट्रांसफर रेंटिंग होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इकोनॉमिक रेंट होता है, नीचे वाला हिस्सा जो है वो ट्रांसफर रेंटिंग होता है, ऐसा ही है। अब कह रहे हैं मिनिमम वेज मिल रही है जिनको, तो उनकी इकोनॉमिक रेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, मतलब उनका इकोनॉमिक रेंट कितने से बढ़ रहा है, तो अगर वेज अभी बढ़ जाएगी तो इकोनॉमिक रेंट कितने से बढ़ेगा, तो दिस विल बी द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक रेंट जो कि मैं गेन करूंगा आफ्टर मिनिमम वेज। ये आंसर होगा, सही है, मतलब इट इज द अबव सप्लाई ऑफ लेबर। फिर तो मसला, क्वेश्चन नंबर 13, a firm is faced with a shortage of labor, it decides to introduce its own training scheme for school leavers. Which effect is the most likely to have on the firm? A decrease in the number of worker employees? No, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। A decrease in the productivity of its workforce? नहीं, productivity तो बढ़ेगी। An increase in the geographical mobility? Geographical mobility नहीं बढ़ रही है, occupational mobility बढ़ रही है, because you are providing them training, तो उनकी skills बढ़ रही। A shift in the supply of labor to the right? Yes, क्योंकि जब आप school leavers को training दोगे तो they can easily enter the labor market, they are capable enough to work now. Question number 14. What is likely to result if a government introduces a new regressive tax? अब regressive tax जब लगेगा तो इससे क्या होगा? Aggregate demand will increase? No, क्योंकि टैक्स आप बढ़ा रहे हो। Employment opportunities will increase? No, जरूरी नहीं है। Income inequality will improve? नहीं, it will worsen, क्योंकि regressive tax वो टैक्स होता है जो कि पुअर पे बर्डन डालता है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, तो अमीर और गरीब वही पे कर रहे हैं तो ज्यादा बर्डन तो पुअर पे आता है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेंगे, हाँ, तो 14 का आंसर डी होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, which government policy to counter the effects of income inequality is correctly matched with one of the advantages and disadvantages? So food subsidies for the poor targets those in need, yes. High administrative cost, yes. So A is the right answer. अच्छा, बाकी भी देख लेते हैं। Higher national minimum wage encourages skill training, no. Provision of free childcare increases employability, नहीं। Universal monetary benefits सबको मिलता है ये। Saves on bureaucracy, ये आंसर होगा इसका। Question number 16. Under which circumstances will a subsidy from the government be most beneficial if there are externalities? अब सब्सिडी कब दी जाती है? जब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है, ठीक है, एक्सटर्नल बेनिफिट्स होते हैं मेरिट गुड के केस में। और सबसे ज्यादा फायदा कब होगा? जब क्वांटिटी में सबसे बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि जब आप सब्सिडी देते हो ना, इट इज अ ग्रांट और अ कैश पेमेंट ना, जिससे प्रोड्यूसर की कॉस्ट कम होती है, प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई बढ़ाता है, सप्लाई बढ़ती है तो सरप्लस होता है, उसकी वजह से प्राइस कम होती है और क्वांटिटी बढ़ती है। अब जिधर क्वांटिटी सबसे ज्यादा बढ़ेगी ना, वहां पर सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो डिमांड शुड बी इलास्टिक, क्योंकि इलास्टिक डिमांड में लार्जर परसेंटेज चेंज आता है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई मसला है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट माइट डिक्रीज इफ क्लोज्ड इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी होती है सी प्लस आई प्लस जी, एक्स माइनस एम नहीं होता। द गवर्नमेंट सेक्टर डिसाइड्स टू अलाउ इंटरनेशनल ट्रेड, क्या चीज कम होगी जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा? कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर तो बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एक्स माइनस एम भी आ जाएगा। नंबर ऑफ इंजेक्शन इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट वोंट डिक्रीज, इट इंक्रीज, क्योंकि एक्सपोर्ट आ जाएगा ना, तो एक्सपोर्ट इज एन इंजेक्शन। नंबर ऑफ लीकेजेस भी बढ़ेंगे क्योंकि इंपोर्ट आ गया, इंपोर्ट इज अ विड्रॉल।
वैल्यू ऑफ इकोनॉमी मल्टीप्लाई डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि जब आप इंपोर्ट्स ले आओगे ना तो एमपीएम आ जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। जब एमपीएम बढ़ेगा तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगा। जब एमपीसी कम होगा तो पहले के मुकाबले में मल्टीप्लायर भी जो है वो कम होगा। सही है। मतलब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल 1/1 माइनस एमपीसी है, फॉर्मूला है ना मल्टीप्लायर का। अगर मेरा एमपीसी 0.8 है ना, तो मल्टीप्लायर कितना आता था याद है? 5। और अगर मैं एमपीसी को 0.5 कर दूं तो मल्टीप्लायर 2 आएगा। समझ आ रही है? 17 का आंसर डी होगा। Question number 18. The diagram shows a closed economy in which full employment level is YF. Uh, the actual is what? Actual ये होगा ना, actual ये होगा, तो this is actual। तो ये गैप है, तो potential is greater than actual, तो deflationary गैप है, नेगेटिव आउटपुट गैप। भाई नेगेटिव आउटपुट गैप। अब वही बात है, बच्चे क्या करेंगे? बच्चे पागल है हमारे, बच्चे ये आंसर कर देंगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। सही है। वही बात है, deflationary gap is the change in aggregate expenditure required to fulfill this gap। तो जितने से ये मुझे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऊपर बनाना होगा ना, ये मेरा होता है, तो चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है। वही बात है, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये 5 मिलियन का डिफ्लेशनरी गैप है और मल्टीप्लायर मेरी इकोनॉमी का फॉर एग्जांपल 5 है, तो मैं 5 मिलियन थोड़ी करूंगा, मैं 1 मिलियन इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट करूंगा। चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना होगा? 1 मिलियन। तो मेरा ये मल्टीप्लाई बाय 5 होकर 5 मिलियन हो जाएगा। तो इसका मतलब डिफ्लेशनरी गैप ये नहीं होता। डिफ्लेशनरी गैप इज द चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू फुलफिल दिस गैप। तो आंसर विल बी जे के। 18 का आंसर है। सही है। ये मैंने बहुत बार बता दिया, अब ये गड़बड़ मत करना यार प्लीज पेपर में। क्वेश्चन नंबर 19। विच पॉलिसी टू काउंटर क्लाइमेट चेंज इज कंसिडर्ड टू बी रेगुलेटरी रादर देन मार्केट बेस्ड? अब मार्केट बेस्ड वो होती है जो डिमांड एंड सप्लाई से खेलती हैं। ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन टैक्सेस सप्लाई पे इफेक्ट आएगा। ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट्स, ट्रेड हो रहा है, ट्रेड मार्केट है। सही है। द प्रोविजन ऑफ सब्सिडीज मार्केट। द सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स रूल्स एंड रेगुलेशन। सही है। रूल्स एंड रेगुलेशन, आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया बस, ये रेगुलेटरी एक्शन है। ठीक है। तो 19 का आंसर विल बी डी। क्लियर है वो मसला? देख के समझ आ जाएगा क्या मार्केट बेस्ड है क्या रेगुलेटरी। मेरे हिसाब से इतना इशू होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20। विच कॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है रियल जीडीपी का बढ़ना, इज मोस्ट लाइकली टू इंश्योर दैट द ग्रोथ इज सस्टेनेबल, फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ बच रहा है, रिसोर्सेज खत्म नहीं हो रही। डीरेगुलेशन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन को कम कर देना ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मिनरल रिसोर्सेज, एंड इससे तो आपकी बैंड बच जाएगी। अनसस्टेनेबल ग्रोथ है ये तो। Increase government spending on environmental education, finance through taxes on harmful goods. This is the right answer. Increase trade barriers on imports to protect domestic jobs and incomes. Again, this is not sustainability का scene. Reduce plan regulations to encourage construction in areas of natural beauty. ये भी आपकी मुल्क की बैंड बजाएगा। तो B is the right answer, जिधर आप अपने environment को भी protect कर रहे हो। Question number 21. In all major towns in a country, a government adopts a policy of opening centers where job vacancies are advertised. Which type of unemployment is government aiming to reduce here? Frictional। क्योंकि यहाँ पर लोग इन बिटवीन जॉब्स होते हैं, दे आर सर्चिंग फॉर न्यू जॉब्स। अगर आप इनको नॉलेज दे दोगे तो ये सर्च अनएम्प्लॉयमेंट आपकी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? इससे जो है वो आपकी सर्च अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? सर्च अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम हो जाएगी। सिक्लिकल में तो आपको एग्रीगेट डिमांड कम करना होता है, और सॉरी बढ़ाना होता है। रीजनल के लिए आपको जोग्राफिकल मोबिलिटी इंप्रूव करनी है। सीजनल में तो आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, कोई बात है, सीजन ही नहीं है जब। तो 21 का आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द बेसिक assumption अंडरलाइंग द एक्सेलरेटेड थ्योरी? तो एक्सेलरेटेड थ्योरी क्या होता है? एक्सेलरेटेड इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, या चेंज इन जीडीपी कह सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली एक्सेलरेटेड प्रिंसिपल ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट इज इंड्यूस, वरना नॉर्मली हमने ये पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होती है। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। जब चेंजेस इन इनकम होंगे तब इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आएगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि दिस एक्सेलरेटर इज 0.4, सही है, तो 0.4 का मतलब है कि भाई एडिशनल इनकम का 40% इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, ये मतलब है इसमें। ठीक है। और 40%। इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स।
ये क्या होता था, ये एमईसी प्रिंसिपल से लिंक कर रहा है गैस, जब हम डायग्राम बनाते हैं इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट। डिपेंड ऑन द बिजनेस कॉन्फिडेंस, ये तो एक बेसिक सी चीज है, ये एक्सेलरेटर पूछ रहा था, क्लियर है यहाँ तक। मतलब हर बार चेंज इन इनकम इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेट करता है, गाड़ी में रेस नहीं देते। 23, what shows the correct outcome of for the policy option? Depreciation of the exchange rate encourages more exports, yes, क्योंकि एक्सपोर्ट की प्राइस जो है वो कम हो जाती है, which increases employment, yes. Higher interest rate attracts hot money flows and an incentive for more consumer spending, no. उल्टा लोग सेव ज्यादा करते हैं तो स्पेंडिंग कम होती है, ठीक है। डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मोर वर्कर्स विल बी एम्प्लॉयड, नो। एडी जब कम होगा तो मोर कम वर्कर्स नहीं, लेस वर्कर्स विल बी एम्प्लॉयड। रिडक्शन इन इनकम टैक्स इंक्रीजेस कंज्यूमर स्पेंडिंग, यस, विद इंक्रीज डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स नहीं होता, इंक्रीज डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स होता है, ठीक। क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग इम्पोर्ट करेंगे, तो 23 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, द लेफर कर्व शोज एक्सपेक्टेड टैक्स रेवेन्यूज एंड, सही है, तो दिस इज माय ऑप्टिमम टैक्स, जहाँ पर मेरा टैक्स रेवेन्यू सबसे ज्यादा होगा, सही है। एंड इंक्रीज इन द टैक्स रेट अबव 50%, अगर मैं 50 से आगे जाता हूँ, वो एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, 50 से आगे जाऊंगा तो टैक्स कम होगा। व्हाट इज द रीजन फॉर द डिक्रीज इंसेंटिव फॉर इमिग्रेशन? इमिग्रेशन का मतलब होता है एग्जिट, जब आप टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे लोग आपके मुल्क से भागना शुरू हो जाएंगे। डिक्रीज इंसेंटिव ऑफ टैक्स इवेजन, इंक्रीज इंसेंटिव, क्योंकि लोग अगर टैक्स बढ़ता जाएगा तो लोग अपनी इनकम छुपाना कर शुरू कर देंगे, टैक्स इवेड करेंगे। इंक्रीज इंसेंटिव फॉर पीपल टू वर्क, नो। डिक्रीज इंसेंटिव फॉर पीपल टू वर्क, बिकॉज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग टैक्स, पीपल विल स्टॉप वर्किंग। इंक्रीज इंसेंटिव फॉर पीपल टू वर्क फॉर फ्यूअर आवर्स, यस, लोग बोलेंगे यार इतना ज्यादा काम नहीं करना, इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, कम घंटे काम करो, टेंशन। तो 24 का आंसर है, जब आपकी मेजोरिटी इनकम टैक्स में जारी होती है ना तो आपका दिल नहीं चाहता काम करने का। तो 24 का डी। 25, a government wishes to improve the income distribution between the richest and the poorest in society, it introduces means tested benefit। means tested benefit क्या होते हैं? मतलब सबको नहीं मिलता, मतलब स्पेसिफिकली एक रिक्वायरमेंट टाइप चीज होती है, सही है, दोज इन नीड, मतलब जैसे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स मीट, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है वो सबको नहीं मिलता, सही है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट सबको नहीं मिलता, जो फ्रेशली अनएम्प्लॉयड है शायद उसको ना मिले क्योंकि उसके बाद अभी सेविंग होगी, जो बहुत लंबे टाइम तक अनएम्प्लॉयड है शायद उसको मिल जाए। तो कहने का मतलब है मीन्स टेस्टेड बेनिफिट में आप बकायदा टेस्ट करते हो हु रिक्वायर्स इट एंड हु डज नॉट। यूनिवर्सल बेनिफिट में क्या होता है, सबको मिलता है। टू पे फॉर दिस इनकम टैक्स रेट फॉर द हाईएस्ट पेड विल इंक्रीज, अच्छा अब इस ये मीन्स टेस्टेड बेनिफिट के लिए जो हाईएस्ट पेड होंगे ना उन पे टैक्स बढ़ा दोगे, आप अमीरों से पैसा लोगे। तो एडवांटेज तो यही है कि सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ दिस पॉलिसी ना, एडवांटेज तो यही है कि बेनिफिट्स आर ओनली गिवन टू दोस इन नीड, बट पुअर नॉन वर्कर्स विल बी नो बेटर ऑफ, जो बेचारा काम ही नहीं कर रहा या अनएम्प्लॉयड है नहीं उसको तो मिलेगा ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नॉन वर्कर्स। इंटरजेनरेशनल इक्विटी इज इम्प्रूव्ड, इंटरजेनरेशनल इक्विटी का मतलब क्या होता है कि यंग एंड ओल्ड शुड हैव द सेम एक्सेस टू एवरीथिंग, ऐसा ना हो कि ओल्ड के पास ज्यादा हो या यंग के पास ज्यादा हो, जनरेशन का फर्क जो है ना वो कम होना चाहिए, सही है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। टैक्स अवॉइडेंस इज मोर लाइकली, दोनों डिबेटेबल है यार, पर ये आंसर नहीं हो सकता। वर्कर्स विल बी एनकरेज टू वर्क मोर आवर्स, नो, दे वोंट बी। द पॉलिसी विल बी अप्रोच विल बी ऑप्शन टू, इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। टैक्स विल बिकम मोर एग्रेसिव, नो, प्रोग्रेसिव हो गया क्योंकि अमीरों से पैसा ले रहे हो। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अफेक्टेड मोर देन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन डिबेटेबल, डिबेटेबल भी नहीं है, अजीब से स्टेट। 25 का आंसर है। 26, the table shows the unemployment and inflation for 4 countries, which countries have a typical Phillips curve? अब एक typical Phillips curve में इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है फिलिप्स का, शॉर्ट टर्म फिलिप्स का बनाया हुआ है आपके सामने, ठीक है। इन्फ्लेशन कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब वही वही बात है, एडी वाले से चीज से लिंक हो रहा है, जैसे अगर मैं एडी को कल को फॉर एग्जाम्पल कम कर दूंगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो महंगाई भी तो कम होगी, सही है। तो आप देख लो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, यहाँ कम हो रही है, यहाँ कम हो रही है, यहाँ कम हो रही है, इन्फ्लेशन यहाँ कम हो रही है, यहाँ कम हो रही है, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ कम हो रही है, सही है। तो टिपिकल एक तो इसका नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है, इसका नहीं आ रहा, इसका नेगेटिव आ रहा है, इसका नहीं आ रहा, तो ऑस्ट्रेलिया एंड जापान का नॉर्मल फिलिप्स कर दो, तो ये इधर आएगा। मतलब तुम्हें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहाँ पर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का नेगेटिव रिलेशनशिप है। 27, which adjustment is made to the gross domestic product to calculate a measure of economic welfare? MEW is a pure theoretical MCQ, सारी चीजें ये जो लिखी हुई हैं इसमें सारी MEW में आती हैं, तो प्लीज द राइट आंसर, सही है।
अगेन यू शुड बी रिवाइजिंग नोट्स अ फ्यू डेज बिफोर द एमसीक्यू एग्जाम, या के साथ साथ करते रहो, बिकॉज ऑन द डे तो एमसीक्यू अलग ही आने हैं। मुश्किल से अगर 7-8 रिपीट हो गए तो हो गए, या 5-6 हो गए, या अगर बहुत ही नसीब खराब हो तो 3-4 हो गए। पर आपके नोट्स जब पक्के होंगे ना, आप गलती नहीं करोगे। तो सिर्फ एमसीक्यूज करके नहीं जाने होते, रिवाइज भी करना होता है, जिस तरह P2 में आप रिवाइज करते हो, सही है, और P4 में आप रिवाइज करते हो। तो 27 का विल बी डी। परचेजिंग पावर पैरिटी अलाउज अ कंपैरिजन ऑफ परचेजिंग पावर इन टू कंट्रीज। यस, यहाँ पर मैंने आपको एक बिग मैक थ्योरी बताई थी, याद है? सही है, बिग मैक थ्योरी। ऑल दो बिग मैक हमने बॉयकॉट किया हुआ है, सही है, मैं खाली थ्योरी बता रहा हूँ आपको। तो थ्योरी ये है कि $1 इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल $300, लेट्स से। एक बिग मैक यूएस में $1 का है, पाकिस्तान में $300, ₹300 का है। पर रियलिटी में पाकिस्तान का और यूएसए का जो फॉर एग्जांपल वो है एक्सचेंज रेट है, लेट से मैं कहता हूँ ₹500 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके हिसाब से $1 300 के इक्वल होना चाहिए, इसके हिसाब से $1 ₹500 की, रियलिटी में $1 ₹500 के। इसका मतलब रियलिटी में पाकिस्तानी करेंसी जो है वो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी ना एक बहुत अच्छा तरीका है देखने का, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन टू डिफरेंट कंट्रीज, यू कैन इजीली कंपेयर the amount of the domestic currency needed to purchase the unit of a foreign currency. This is the exchange rate, not the purchasing power parity. ये normal exchange rate नहीं है। The quantity of currency required to purchase the same basket of goods in both countries. Yes, because you are comparing the cost of living of two countries. तो आपको पता चल जाता है कि रियलिटी में आपकी करेंसी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, जब आपको एक बार परचेजिंग पावर पैरिटी पता चल जाता है ना। जैसे मेरी एग्जांपल मैंने आपको बोला ना कि यार $1 इज इक्वल टू ₹300 अकॉर्डिंग टू द बिग मैक थ्योरी। एक बिग मैक बर्गर यूएस में $1 का है, पाकिस्तान में ₹300 का है। पर रियलिटी में जो करेंसी चल रही है वो $1 इज इक्वल टू ₹500। तो इसका मतलब रियलिटी में पाकिस्तान की करेंसी इज मच अंडर वैल्यूड। ठीक है, तो 28 का आंसर विल बी बी। Question number 29. A Lorentz curve measures the income distribution in a country. The further the Lorentz curve is from the line of absolute poverty, the greater the level of inequality. तो हमें बहुत नई बात बता रहा है ये, सिंपल सी बात है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जीनी कोफिशिएंट व्हेन द लोरेंट्ज कर्व इज लाइन 2? अब लाइन 2 अगर मेरा जीनी कोफिशिएंट है ना, तो ये पूरा एरिया जो है वो मेरा ये आ जाएगा। फिर मैं इस एरिया को, ये जो पूरा येलो वाला एरिया होगा, क्योंकि लाइन 2 है ना मेरा, अगर ये लाइन 1 कहता तो मैं सिर्फ इस एरिया को काउंट करता। अब मुझे क्या करना है कि इस पूरे एरिया को इस पूरे ट्राइंगल से डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, F+G डिवाइडेड बाय F+G+H। समझ आया? Question number 30. The turning point on the Kuznets curve for income inequality has been estimated to be in the region of 10,500. अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वो लिखता है इनकम इनइक्वालिटी, या जीनी कोफिशिएंट भी लिखता है, दिस इज इनकम पर हेड, या जीडीपी पर हेड भी लिखता है, एंड दिस इज अ कुजनेट कर्व। सही है, ये टर्निंग पॉइंट होता है, दिस इज टर्निंग पॉइंट। आ नहीं जा रहा मेरे से अभी यार, टर्निंग पॉइंट। अब ये कह रहा है टर्निंग पॉइंट जो है ना वो 10,500 है। अब करंटली किधर है ये? फॉर अ कंट्री दैट हैज अ जीडीपी पर कैपिटा ऑफ $8,000, तो करंटली लेट्स से $8,000 पे। A reduction in GDP per capita will have no effect of income inequality. गलत। A reduction in GDP per capita will increase the income inequality. No, it will decrease. क्योंकि अगर मैं मजीद इसके पीछे जाता हूँ तो इनकम इनइक्वालिटी कम हो रही है ना। An increase in GDP per capita will have no effect on, गलत। An increase in GDP per capita will increase the income inequality. Yes, क्योंकि अगर तुम यहाँ से आगे जाना शुरू भी करते हो तो इनकम इनइक्वालिटी इनिशियली बढ़ेगी। सही है, तो 30 का आंसर डी होगा। क्लियर है यहाँ तक कोई मसला? तो ये हमारा पेपर 31 था। 23 पे ए है, क्या ग्रेड आया मुझे अपना ग्रेड भी बता दो। 20 पे बी है, 18 पे सी है। बिलो ई इज यू। ठीक है।